नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज विद्यापति से रिलेटेड हमारा ये तीसरा वीडियो है। आप सोचिए कि विद्यापति को अपने कितने खतरनाक तरीके से पढ़ा है साथियों, और विद्यापति में से एक भी क्वेश्चन अगर आ गया ना तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप ये सोच लेना, इतना खतरनाक हम लोगों ने यहाँ पर तैयारी करी है विद्यापति की। तो साथियों, बहुत खतरनाक तरीके से हम पढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। जितने भी साथी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप चैनल से जुड़िए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप निश्चित रूप से अपने मंजिल को प्राप्त करोगे। आपकी संघर्ष की कहानी आप लिख पाओगे साथियों। मेरे को यहाँ पर कोई लाफाजाफी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, और जो नोट्स हैं आप बनाते रहिए यहाँ से और आगे बढ़ते रहिए साथियों। और अगर किसी को हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाने हैं, या फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी के, या सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी के, या रीट में साइकोलॉजी के नोट्स मंगवाने हैं, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे साथियों। तो निश्चित रूप से मंगवाइए, अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको फ़ायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे मित्रों। इसी क्रम में अब मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि पिछली बार मैंने बोला था कि विद्यापति के बारे में किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सी बातें कही हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ विद्यापति के बारे में प्रमुख कथन। तो यह टॉपिक आता है कि जो विद्यापति चल रहे थे उसमें ये याद रखिए, विद्यापति के बारे में प्रमुख कथन, विद्यापति के बारे में प्रमुख कथन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस किसने क्या क्या कहा, किसके बारे में, विद्यापति के बारे में। तो पहला कथन आता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो नोट्स हैं मेरे, उन्हीं नोट्स के माध्यम से एक एक चीज लिखा रहा हूं साथियों। मैं आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं, एक भी पॉइंट नहीं छूटे, इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को लिखाता हूं। चलिए मित्रों, पहला कथन आता है यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार हम बात करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिएगा देखिएगा यहां पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है विद्यापति के बारे में क्या कहते हैं, ये चीज लिखने वाली है साथियों। सारे के सारे कथन, जितने भी कथन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कथन आप लिखिए, क्योंकि कोई सा भी कथन पूछा जा सकता है, कोई भी कथन देकर के पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने बोला था या किसने कहा था मित्रों। तो चलिए, पहला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, यहां लिखिए आप, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल बहुत सस्ते हो गए, यहां से लिख रहा हूं, आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक, गीत गोविंद को आध्यात्मिक, गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है। आध्यात्मिक संकेत बताया है, आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, वैसे ही विद्यापति के इन पदों
को भी। तो साथियों ये बात जो थी वो लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा विद्यापति के बारे में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत को यानी कि कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत देते हैं। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने विद्यापति के बारे में ऐसा कहा है मित्रों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पता लग गया होगा, बहुत तगड़े नोट्स हैं। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ही। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरी बात क्या कही, तो यहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी दूसरी बात कहते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। अब और भी दूसरी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं, फिर देखिए। जयदेव की दिव्य वाणी की, लिखते जाइए साथियों, गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था। तो जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ से फूट पड़ी। तो ये दूसरी बात इन्होंने कही है विद्यापति के बारे में कि साथियों एक एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, क्योंकि इतने सारे कथन देखो हमें भी याद नहीं होते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं ना उनको ध्यान रह जाते हैं। तो आप भी इनको बार बार पढ़ोगे ना तो ध्यान रह जाएंगे। तो मैं बहुत सारे कथन जो है यहाँ लिखा रहा हूँ और एक न एक पेपर में जरूर आता है साथियों, इसलिए लिखते जाइए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दो कथन हो गए विद्यापति के बारे में। दूसरा कथन क्या है, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी। ठीक है, तो साथियों देखो ये गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले कथन में तो गीत गोविंद की बात करी, ऐसे शॉर्ट में याद रख लो। फिर दूसरी बात उन्होंने करी कि जयदेव। ठीक है, तो गीत गोविंद और जयदेव की बात करने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा तो याद हो नहीं सकता, तो ऐसे ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हो, तो आसानी से काम हो जाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात इसमें नहीं रहेगी। तो साथियों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दो कथन हो गए। अब तीसरा कथन यहां पर आता है, वो कथन है शांति स्वरूप गुप्त। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलिए ले लिया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के लिए ही हम लोग जो है विद्यापति से रिलेटेड जो कथन हैं किस किस ने क्या क्या बोले हैं उन्हीं कथनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो कथन तो हो गए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए हैं मित्रों। अब आगे जो अगला तीसरा कथन आता है, वो जो कथन है साथियों, वो कथन है शांति स्वरूप गुप्त। किसका है, शांति स्वरूप गुप्त। तीसरा कथन है शांति स्वरूप गुप्त।
अब ये जो है विद्यापति से रिलेटेड क्या बात करते हैं, इनका थोड़ा सा जो कथन है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिए। विद्यापति पदावली ने साहित्य के, क्या बोलते हैं ये, विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव वसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध हैं, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है, उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती हैं, उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती हैं वह अपनी लय सुर ताल से होती हैं, अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती हैं। तो साथियों, ये कथन जो है शांति स्वरूप गुप्त का रहा है, बहुत बड़ा कथन है। अब इसमें इतनी सी ट्रिक लगा लीजिए कि शांति स्वरूप ने विद्यापति पदावली की बात करी थी, बस इतनी सी बात आप लोगों ने अगर ध्यान रख ली तो यह कथन याद हो गया, फिर इसको पूरा रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो शांति स्वरूप गुप्त ने किसकी बात करी, विद्यापति पदावली की बात करी, कथन याद हो गया। इसे पूरी रटोगे तो कहाँ तक रटोगे भाई, नहीं रट पाओगे ना। तो अब अगले यहाँ पर कथन आता है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा, वो आते हैं श्याम सुंदर दास। क्या नाम है, 4th नंबर पर आते हैं श्याम सुंदर दास। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात है। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम, क्या कहते हैं, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। मैथिल कोकिल, अब विद्यापति को कहते हैं मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। तो ये अगला कथन हो गया। तो साथियों, श्याम सुंदर दास, अब यहाँ पर देखो श्याम शब्द आ रहा है,
तो भगवान कृष्ण की बात, अब श्याम सुंदर दास ने श्याम शब्द आ रहा है मतलब राधा और कृष्ण की बात करी, तो इस तरह से हम लोग इस कथन को याद कर लेंगे। ठीक है, शांति स्वरूप जी ने किसकी बात करी, विद्यापति पदावली की बात करी, तो कथन याद हो गया। श्याम सुंदर दास तो राधा कृष्ण की बात करेंगे तो ये कथन भी याद हो गया। तो इस तरह से ट्रिक बना करके हम लोग याद कर लेंगे, तो कथन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, तो कितने कथन हो गए विद्यापति जी के रिगार्डिंग, ये कथन हो चुके हैं 4। चलिए आगे देखिए, तो प्रमुख कथन हम लोग कर रहे हैं जो विद्यापति जी से संबंधित हैं और जो पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका रहा है। बहुत बहुत मतलब अच्छी तरह से इन कथनों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख रहे हैं। साथियों निश्चित रूप से लिखिए अपने नोट्स के अंदर, अगर नहीं है तो, और मेरे नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। बड़े बड़े जो टीवी पैनल पर पढ़ा रहे हैं वहाँ मत भटकिए, इस वाइट बोर्ड पर आइए, जिंदगी बन जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, मन और दिल खोल के पढ़ाता हूँ और मन और दिल खोल के लिखाता हूँ। बहुत तगड़े नोट्स लिखा रहा हूँ साथियों, आपको मज़ा आ जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, काव्य शास्त्र के लिए और व्याकरण के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदी का पेपर अगर कहीं भी होता है वहाँ यहाँ से पढ़ लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा मित्रों। चलिए अगला जो कथन आता है 5वें नंबर पर, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं साथियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। क्या कहा इन्होंने, राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय, भौतिक और वासनामय प्रेम है। भौतिक और वासनामय क्या है, प्रेम है। आनंद ही उसका उद्देश्य है, आनंद ही उसका उद्देश्य है, आनंद ही उसका उद्देश्य है। ठीक है, और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है, और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है, और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप है। तो साथियों ये कथन जो है वर्मा जी का कथन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। तो यहाँ राम आया है तो इन्होंने राधा जी की बात करी है, तो ये बात आप लोगों को इस तरह से ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का फिर कथन आ जाता है, तो लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत भयंकर तरीके से बातें लिखी है और सबके लिए लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर क्या कहते हैं इनके लिए कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, अपना अधिकार रखता है, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर अपना अधिकार रखते हैं। उसी प्रकार विद्यापति अपनी पदावली पर अधिकार रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों, याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति भी अपनी पदावली पर जो है अपना अधिकार रखते हैं मित्रों। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल वापिस फिर क्या कहते हैं, 7वां कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो 7वां कथन है आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। अब सातवां कथन में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत कुछ कहा है जो लिखने वाली बात है। विद्यापति ने इन पदों की रचना, लिखिएगा, विद्यापति ने इन पदों की रचना, विद्यापति ने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं, भक्त के रूप में नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो साथियों, हम लोग जो है विद्यापति के लिए कहे गए कथनों की ओर बढ़ रहे हैं और अभी तक मैंने 7 कथन आप लोगों को करवा दिए हैं साथियों। चलिए, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कथन आता है बच्चन सिंह जी का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भयंकर कथन दिए हैं भाई, भयंकर बातें बोली है और इनका कथन एक न एक कथन आ ही जाता है, ये मान के चलिए आप। तो इनके कथनों को तो थोड़ा सा ट्रिक बना करके आप लोग जो है ध्यान रख लीजिएगा, बहुत तगड़े कथन हैं। और लिखिए, आप अपने रजिस्टरों में लिखिए, और पेज जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अगर नोट्स में नहीं है तो ऐड कर लीजिए, एक पेज जोड़ लीजिए, कैसे भी करिए पर आपको करना तो पड़ेगा। अब बच्चन सिंह जी की बात करते हैं 8वें नंबर पर। बच्चन सिंह ने, साथियों, बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं कि पदावली सामंती विलास से प्रज्वलित करने वाली रचना है। पदावली सामंती विलास से प्रज्वलित, दोनों ज आधे हैं, फिर वह है, फिर ल है, तो प्रज्वलित, इसमें ल में छोटी की मात्रा आती है। प्रज्वलित करने वाली रचना है, प्रज्वलित करने वाली रचना है साथियों। तो पदावली जो है सामंती विलास को यहाँ पर को लिखिए, सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना मानी जाती है। कौन सी? पदावली। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया है साथियों। चलिए अब आगे बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 9वें नंबर पर रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति जी के लिए क्या कहते हैं? बेनीपुरी है, ठीक है। विद्यापति जी के लिए क्या क्या कहते हैं इसको भी देख लीजिए। विद्यापति ने कविता में आदर्श जयदेव को माना। क्या कहा इन्होंने? विद्यापति ने कविता में आदर्श जयदेव को माना। आदर्श क्या माना? जयदेव को माना। लोग इन्हें अभिनव जयदेव कहते भी हैं। तो लोग इन्हें अभिनव जयदेव कहते भी थे या हैं। अतः जयदेव के समान वे, यहां लिख लो, थे। अतः जयदेव के समान वे संगीतपूर्ण कोमलकांत पदावली में श्रृंगारिक रचना करते थे। तो मित्रों, ये भी खतरनाक कथन है
विद्यापति जी के लिए जो लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। बहुत तगड़ा कथन है, आप लोग लिखिए इनके कथनों को, बहुत खतरनाक कथन है साथियों। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कथन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और 10वां कथन आ जाता है वापस आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही रिलेटेड। तो फिर लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक कथन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लेते हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। विद्यापति शैव थे, विद्यापति शैव दर्शन यानी कि शैव थे, यानी कि ये है जो है शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। तो विद्यापति शैव थे, ठीक है। उन्होंने पदों की रचना, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं, भक्त के रूप में नहीं, ऐसा कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। तो ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन थे साथियों जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। बहुत अच्छे कथन हैं जो आप लोग लिखिए और मेरे हिसाब से इनसे बढ़िया कोई नोट्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इन नोट्स को सजाइए, लिखिए, मेहनत कीजिए। मेरे साथ साथ जितनी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ उनको अपने नोट्स में लिखते जाइए साथियों, या नोट्स बनाते जाइए। एक एक वीडियो देखते जाइए, शुरू से ही वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है टारगेट बैच के नाम से, टारगेट बैच हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से बनी हुई लिस्ट है। तो आप लोग सारे के सारे नोट्स लिखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, पर लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं मित्रों। अब अगला इसी के आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ढोला मारूरा दोहा। लौकिक साहित्य चल रहा है हमारा आदिकाल में, तो अगला जो आएगा वो टॉपिक रहेगा ढोला मारूरा दोहा, और ये 11वीं सदी की रचना रहेगी साथियों। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं मित्रों। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।